मनी मल्टीप्लायर या इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। सबसे पहले हम लोग को समझना जरूरी है कि ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है या इसे हम कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर नाम से पता चल रहा है कि मनी का जो रिजल्ट होगा वो मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा। मल्टीप्लाई में मिलेगा यानी अगर हम मान लीजिए बैंक में हम जमा कर रहे हैं 1 मिलियन, तो इसको मल्टीप्लाई में वैल्यू मिलेगा, यानी बैंक इसको 10 मिलियन में कन्वर्ट कर सकता है। बैंक इसको 10 मिलियन में कन्वर्ट कर सकता है और इस प्रक्रिया को जो 1 मिलियन हम जमा किए इसको 10 मिलियन में बैंक कन्वर्ट कर सकता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन। कैसे बैंक करता है आइए हम लोग समझते हैं। मनी मल्टीप्लायर ये करेगा कौन भाई? बैंक करेगा। बैंक कहता है कि जो भी हमारे पास इनिशियल डिपॉजिट आएगा उसका हम अंतिम जो मूल्य होगा, फाइनल वैल्यू होगा, वो बड़ा वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कौन कहता है? कमर्शियल बैंक कहता है। अब मनी मल्टीप्लायर के लिए कुछ की एलिमेंट्स हैं, कुछ की एलिमेंट्स का होना जरूरी है। की एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि कुछ महत्वपूर्ण तत्व का होना जरूरी है। जैसे बैंक कहता है कि हमारे पास भाई मॉनेटरी बेस होना चाहिए। मॉनेटरी बेस का मतलब होता है इनिशियल डिपॉजिट इंक्रीज होना चाहिए, माने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आना चाहिए। इसे हम कहते हैं मॉनेटरी बेस। बैंक कहता है हमारे पास मॉनेटरी बेस आना चाहिए और जो भी हमारे पास पैसा आया उसका कुछ पैसा माने कुछ परसेंटेज, कुछ अमाउंट का फ्रैक्शन हम रिजर्व के रूप में रख लेंगे। कुछ फ्रैक्शन काट करके हम क्या चीज़ के रूप में रख लेंगे? रिजर्व के रूप में रख लेंगे और बाकी पैसा को हम क्या कर देंगे? बाकी पैसा को हम लैंड कर देंगे। लैंड कर देंगे यानी लोन के रूप में दे देंगे। लैंड कर देंगे यानी हम क्या करेंगे भाई? लोन के रूप में दे देंगे। ये कौन कहता है हम लोग का? कमर्शियल बैंक। तीसरा, कमर्शियल बैंक कहता है कि जो हम लोन दिए वो टर्न होना चाहिए रीडिपॉजिट के फॉर्म में। जो हम लोन दिए वो टर्न होना चाहिए रीडिपॉजिट के फॉर्म में। तो मनी मल्टीप्लायर को होने के लिए 3 की एलिमेंट्स है जिसका होना हम लोग का क्या है भाई? जरूरी है। ये बैंकिंग सिस्टम का की एलिमेंट है, ये जो होना जरूरी है। बैंक के पास क्या होना चाहिए? मॉनेटरी बेस होना चाहिए। जो भी पैसा आया बैंक क्या करेगा? कुछ काट करके रिजर्व रखेगा, बाकी पैसा लोन में दे देगा। जो लोन में दिया वो अगेन क्या होना चाहिए? बैंक में टर्न होकर के रीडिपॉजिट होना चाहिए, तब जाकर के मनी मल्टीप्लायर पॉसिबल है। मनी मल्टीप्लायर को करने का फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। अब सबसे पहले समझना जरूरी है कि रिजर्व रेशियो क्या है। प्रत्येक बैंक क्या करता है कि बैंक में जो भी पैसा जमा होता है उसका कुछ परसेंटेज काट करके अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखता है। अपने पास लिक्विड फॉर्म में रखता है रिजर्व के रूप में। इसे हम कहते हैं रिजर्व रेशियो। ये रिजर्व रेशियो 10 से 20% तक होता है, 10 to 20% तक होता है। जो भी जमा हो रहा है बैंक में उसका कुछ परसेंटेज बैंक काट के अपने पास रख लेगा, बाकी पैसा को लोन में चलाएगा। इसे हम कहते हैं रिजर्व रेशियो। जैसे मान लीजिए हम 1 रुपया बैंक में डालें और रिजर्व रेशियो मान लीजिए 5% है। रिजर्व रेशियो हम लोग का 5% है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो 1 रुपया हम बैंक में रखें और रिजर्व रेशियो मान लीजिए 5% है, तो ये कितना रुपया में कन्वर्ट हो गया? 20 रुपया में कन्वर्ट हो गया। देखिए हम लगाया कितना भाई बैंक में? 1 रुपया, और ये रुपया कमर्शियल बैंक कितना, इस रुपया को कितना में कमर्शियल बैंक कन्वर्ट कर दिया? 20 रुपया में। इस कंसेप्ट को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आइए समझते हैं ताकि हम लोग को समझ आएगा बेटर रूप से। तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हम लोग का 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। एक तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक बैंक है, कोई बैंक है जिसमें पैसा क्या हो रहा है भाई? डिपॉजिट हो रहा है। पैसा क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। फिर बैंक क्या कर रहा है? मनी लैंड कर रहा है। लैंड कर रहा माने लोन दे रहा है। मनी लैंड कर रहा माने क्या कर रहा है भाई? लोन दे रहा है। रिजर्व रख रहा है। रिजर्व का मतलब होता है कि काट के अपने पास कुछ पैसा को रखना, इसे कहते हैं हम लोग रिजर्व। और टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? जैसे मान लीजिए तो एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं कि स्टेज 1, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि स्टेज 1 में 100 रुपया डिपॉजिट हुआ। स्टेज 1 में कितना डिपॉजिट हुआ? 100 रुपया। और मान लीजिए बैंक का रिजर्व रेशियो है 10%। बैंक का रिजर्व रेशियो कितना परसेंट है? 10%। तो 100 का 10% वो क्या करेगा भाई? 100 का 10% मान लीजिए वो काट लिया, तो 100 का 10% 10 रुपया रिजर्व, 90 रुपया वो क्या कर देगा? लोन कर देगा। 90 रुपया क्या कर देगा? लोन। टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 100। ओके। स्टेज 1 में मान लीजिए किसी बैंक में डिपॉजिट हुआ 100 रुपया, 10% हम काट लिए, मान लीजिए 10% हम लोग का रिजर्व रेशियो है, तो 100 का 10% काट लिया यानी 10 काट लिए। लोन कितना दे दिया? 90। टोटल डिपॉजिट कितना हुआ? 100। मान लीजिए स्टेज 2,
स्टेज हम लोग का 2, स्टेज 2 में मान लीजिए 90 रुपया उसी बैंक में फिर से रीडिपोजिट हो गया, उसी बैंक में फिर से क्या हो गया, रीडिपोजिट। बैंक क्या किया, इसका 10% काट लिया, यानी 90 का 10% 9 रुपया, लोन दे दिया 81। टोटल डिपॉजिट कितना हो गया, 100 प्लस 90, 100 प्लस 90 कितना हुआ, 190, 100 प्लस 90 कितना हुआ, 190। स्टेज 3, मान लीजिए स्टेज 3 में क्या हुआ कि ये 81 रुपया मान लीजिए उसी बैंक में डिपॉजिट हो गया किसी के जरिए, 81 रुपया, 81 रुपया का 10% बैंक फिर से काट लेगा 8.1, बाकी जो पैसा बचेगा वो क्या चीज़ पे दे देगा भाई, लोन पे दे देगा, 72 रुपये 90 पैसा लोन पे दे दिया। टोटल डिपॉजिट अब कितना हो गया, 190 और 81, 190 और 81 आपका कितना होता है भाई, 271। इस तरीका से ये प्रोसेस चलते रहेगा, इस तरीका से ये प्रोसेस चलते रहेगा। और लास्ट में देखेंगे, लास्ट में हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो वैल्यू निकल के आएगा ये क्या चीज़ में निकल जाएगा भाई, मल्टीप्लाई में निकल जाएगा, माने काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट निकल करके आएगा। तो इस तरीका से कमर्शियल बैंक क्या करता है, क्रेडिट को क्रिएशन करता है या मनी को क्या करता है, मल्टीप्लायर करता है। मनी मल्टीप्लायर का मतलब इनिशियल डिपॉजिट को बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट कर देना। ये करेगा कौन भाई, कमर्शियल बैंक करेगा। इसका फॉर्मूला क्या था, 1 डिवाइड बाई रिजर्व रेशियो। किस तरीके से करता है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। ये कब तक कंटिन्यू होते रहेगा भाई, जब तक ये वैल्यू खत्म ना हो जाए, समझ पा रहे, तब तक कंटिन्यू होते रहेगा, समझ रहे। इस तरीके से स्टेज 4, स्टेज 5, स्टेज 6, स्टेज 7 ये चलते रहेगा, समझ पा रहे। जब तक, कब तक, जब तक इसका वैल्यू जो है फ्रैक्शन में छोटा ना हो जाए, फ्रैक्शन में छोटा ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू चलते रहेगा। इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है भाई एग्रीगेट डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड होता है तो क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है, एग्रीगेट डिमांड, डिमांड का मतलब मांग होता है, डिमांड का मतलब क्या होता है भाई, मांग, और एग्रीगेट का मतलब क्या करना, जोड़ देना। तो एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि कोई भी देश, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था, किसी भी देश का अर्थव्यवस्था के जरिए एक साल में जो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मांग किया जा रहा है, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का क्या किया जा रहा, मांग किया जा रहा है, इसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। माने साधारण भाषा में बोल सकते हैं कि भाई किसी भी देश का कुल डिमांड पूरे साल में कितना है, किसी भी देश का कुल डिमांड पूरे साल में कितना है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। यानी किसी भी देश का एक वर्ष के अंदर, किसी भी देश का एक वर्ष के अंदर कितना फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माने कितना गुड्स एंड सर्विसेज का मांग किया जा रहा है, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। माने एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज डिमांडेड इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर। माने एक साल में कोई भी देश में कितना वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य का मांग किया जा रहा है, वस्तु और सेवा का अंतिम मूल्य का मांग किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का कुछ कंपोनेंट्स है, एग्रीगेट डिमांड का कुछ कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स हम लोगों का है C प्लस आई प्लस जी, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C माने होता है आपका प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड, कि प्राइवेट कंजम्पशन के लिए कितना मांग हो रहा है, प्राइवेट कंजम्पशन डिमांड। आई का मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड, आई का मतलब होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिमांड। जी का मतलब होता है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम का मतलब होता है नेट एक्सपोर्ट्स। एग्रीगेट डिमांड समझ में आ गया। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है, सप्लाई का मतलब क्या होता है भाई, पूर्ति, जिसको हम पूर्ति कहते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि किसी भी देश में एक साल के अंदर कितना वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, उसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। माने एक साल के अंदर हमारा देश जो है, मांग तो समझ में आ रहा कि भाई डिमांड है, लेकिन उस डिमांड को हम कितना पूरा कर सकते हैं, पूरा किए नहीं है, हम कितना पूरा कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, हम जो एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का क्या क्या उत्पादन किए हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि एग्रीगेट सप्लाई रेफर्स टू टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम कितना क्या कर सकते हैं,
पूर्ति कर सकते हैं। यानी साधारण भाषा में बात करें तो एक साल में वस्तुओं और सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ है, इसे हम कहेंगे एग्रीगेट सप्लाई। जितना उत्पादन होगा उतना ही तो हम पूर्ति कर सकते हैं, समझ रहे हैं, जितना उत्पादन होगा उतना ही पूर्ति कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। अब हम लोग का प्रश्न है भाई कि इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? इन्फ्लेशनरी गैप सुनिएगा ध्यान से, इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप और एक है हम लोग का डिफ्लेशनरी गैप। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है किससे? सप्लाई से। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रहा है सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो रहा है, ये ज़्यादा हो रहा है किसके अपेक्षा? सप्लाई के अपेक्षा। तो ये जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इस डिफरेंस को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, बट ध्यान रहे कि हमारे देश में फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन हो, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, माने सबको भाई रोजगार है, लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई की अपेक्षा, इस गैप को हम क्या कहेंगे भाई? इन्फ्लेशनरी गैप। और एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई की अपेक्षा, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई के अपेक्षा एट द लेवल ऑफ कौन सा? फुल एम्प्लॉयमेंट। एट द लेवल ऑफ कौन सा एम्प्लॉयमेंट? हम लोग का फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, माने सबको भाई मान के चलिए कि सब लोग क्या भाई? रोजगार करने वाले, बेरोजगार कोई नहीं है। तो अगर एग्रीगेट डिमांड कम हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इसे कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इसे हम लोग कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, इसे हम लोग कहेंगे भाई डिफ्लेशनरी गैप। कब कहेंगे? जब एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हम कहेंगे डिफ्लेशनरी गैप। लेकिन ध्यान रहे कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन होना चाहिए, सबको रोजगार होना चाहिए। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो सिचुएशन हो जाएगा इन्फ्लेशनरी गैप। सिचुएशन क्या हो जाएगा हम लोग का? इन्फ्लेशनरी गैप।